से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाई कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेम रिएक्शन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और नेम रिएक्शन की सीरीज में हम पढ़ रहे थे विटिक रिएक्शन, और हम पढ़ चुके हैं सिंपल विटिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कोरेफुस रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसका जो और मॉडिफिकेशन है स्क्लोजर मॉडिफिकेशन वो पढ़ चुके हैं, और इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। और जो आज का जो हमारा लेक्चर इसमें हम विटिक रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। और जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं हॉर्नर वेड्सवर्थ इमॉन्स रिएक्शन से। इन साहब ने मॉडिफाई किया विटिक रिएक्शन को, और विटिक रिएक्शन को मॉडिफाई क्यों किया? क्योंकि एक सिंपल से एग्जांपल से देखिए आप, जब इसकी रिएक्शन करवाई गई तो हमें क्या मिलना है? ओलेफिन मिलना है। तो इस रिएक्शन की जो यील्ड मिली वो अराउंड 25% यील्ड है, जो बहुत ही लो यील्ड है। ठीक है, बहुत ही लो यील्ड है। तो इमॉन साहब ने क्या बताया? इमॉन साहब ने बताया कि हम फोस्फोनेट एस्टर्स को इलिड्स रिएजेंट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो इलिड्स रिएजेंट की तरह यूज करेंगे किसको? फोस्फोनेट एस्टर्स को। तो इसी को लेके फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दी जिसको हॉर्नर वेड्सवर्थ विटिक रिएक्शन या इमॉन्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले विटिक की फॉर्मेशन, OET3 उन्होंने ये लिया और ये लिया। अब इसमें क्या होगा? ये रिएक्ट करेगा यहां पे, ब्रोमीन बाहर, और जैसे ही ब्रोमीन बाहर जाएगा किसकी फॉर्मेशन होगी? अब हम क्या करते हैं, इसको खोल के लिखते हैं एक बार। ठीक है, इसी की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होता है? अब देखो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा डी ऑर्बिटल में, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब यहाँ पे एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन जो आयन निकला था, ये ब्रोमीन आयन यहाँ पे क्या करेगा? अब ये ब्रोमीन आयन यहाँ पे एक रिएक्शन करेगा जिसको हम बोलते हैं अर्बुशोव रिएक्शन। अर्बुशोव रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के नाम पे मत जाओ, सिर्फ ये स्टेप याद होना चाहिए आपको। जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको ये सिर्फ स्टेप याद होना चाहिए, रिएक्शन का नाम याद करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? देखो फोस्फोनेट एस्टर्स की। अब देखो, अब इसमें जो फर्दर रिएक्शन है वो क्या है? अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम हाइड्राइड ऑब्वियसली बेस है, और DME क्या है? डाईमिथॉक्सी इथेन। ये है एक सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये यहाँ पे क्या बनाएंगे? इलिड की फॉर्मेशन होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। और ये नेगेटिव चार्ज, अब हमारा सबस्ट्रेट क्या बचा? अब हमारा सबस्ट्रेट एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड हम कौन सा लेके चल रहे हैं यहाँ पे?
ये कीटोन है, एल्डिहाइड है। तो अब इसकी जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनेगा और ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन प्रोडक्ट बन गया। और जो एल्कीन प्रोडक्ट बना है इसकी जो यील्ड है वो है 70% यील्ड। इसकी जो यील्ड है वो कितनी है, 70% यील्ड है। और जो 70% यील्ड है इसकी, वही इस रिएक्शन की सक्सेस है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो रिएक्टेंट जो था वो रिएक्ट करके सिंपल विटिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके 25% अराउंड यील्ड दे रहा था। और ये कितनी दे रहा है यील्ड, ये दे रहा है हमारे पास 70% यील्ड। अब देखो इस रिएक्शन के बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्या है कि जब हम सिंपल विटिक रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमारा फॉस्फिन ऑक्साइड निकलता है, साइड प्रोडक्ट निकलता है। जो फॉस्फिन ऑक्साइड निकलता है तो वो क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है एल्कीन और फॉस्फिन ऑक्साइड, वो दोनों ऑर्गेनिक लेयर में ही होते हैं। वो दोनों कहाँ होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, वो दोनों ऑर्गेनिक लेयर में ही होते हैं। और जब दोनों ऑर्गेनिक लेयर में होंगे तो उनका सेपरेशन मुश्किल होता है, जो सेपरेशन है वो मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या एडवांटेज हमारे पास, ये जो सोल्ट है, ये जो सोल्ट है ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल है तो ये क्या आ जाएगा, एक्वस लेयर में आ जाएगा और ऑर्गेनिक लेयर में हमारा प्रोडक्ट चला जाएगा। तो ये रिएक्शन, इसलिए इसका ये एडवांटेज है। और इसका रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्टेबलाइज्ड इलीड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती है। नॉन स्टेबलाइज्ड इलीड के साथ नॉट सुटेबल, ठीक है। तो यही जो रिएक्शन है इसी को बोल देते हैं हॉर्नर-वेड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन। और अब हम इसके एक दो एग्जांपल करते हैं। तो चलिए हम दो एग्जांपल करेंगे इसके। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास विटिक रिएजेंट दिया हुआ है और हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और ये हमारे पास यहाँ पे ये बैक आएगा और ये OMe बाहर। और इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो 96% यील्ड है। जो अब देखिए जो कन्वर्जन है वो 96% है। अब देखो इसमें जो फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास, ठीक है, इसकी अब इसके बाद हमारा सोडियम हाइड्राइड और DME वही रिएजेंट यूज किए हैं। ये बेस है, ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर देगा, इलाइट का फॉर्मेशन या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देगा। और यही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमारे इस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एल्कीन देगा, जो कि हमारे पास होगी ई एल्कीन। तो आसान है बहुत, मैकेनिज्म तो अभी तक आपको समझ आ ही चुका होगा, पिछले 2-3 लेक्चर्स से हम यही समझा रहे हैं। तो यही ई एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। देखने में बहुत काफ़ी बड़े हैं, ये सिर्फ हमें डराने के लिए है इतने बड़े बड़े सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े सबस्ट्रेट हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का सिर्फ एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है। सिंपल सा आपने दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो उसके बाद हॉर्नर-वेड्सवर्थ विटिक रिएक्शन में क्या हुआ, इमोन्स रिएक्शन में क्या हुआ कि इन्होंने जो माइल्ड बेसिस है वो भी यूज किए हैं। माइल्ड बेसिस जैसे DBU है, ठीक है। अब इनका यूज क्यों हुआ है, क्योंकि इनका यूज इसलिए हुआ है कि इन्होंने काफ़ी सारे सबस्ट्रेट यूज किए हैं जो स्टीरियो जिसमें स्टीरियो सेंटर्स हैं, जो जिसमें इनोलाइजेबल स्टीरियो सेंटर्स हैं। हम ज़्यादा अगर अप्रोप्रिएटली बोलें तो जिसमें इनोलाइजेबल स्टीरियो सेंटर्स हैं। तो ये जो हैं ये सेंसिटिव हैं, ये सेंसिटिव रीजेंट्स होते हैं। तो इनमें इन्होंने यूज किया है DBU को, और DBU के साथ Li यूज किया जो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन्होंने यूज किया, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और इस रिएक्शन में क्या हुआ, इन्होंने DBU यूज किया। DBU क्या करेगा, अभी देखो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर है ना, यहाँ पे ये वाला जो स्टीरियो सेंटर है, इसकी अखंडता को, इसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमने इस टाइप का बेस, माइल्ड बेस यूज किया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब इस पे
हमारी जो दूसरा सबस्ट्रेट है एल्डिहाइड उस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा ये, और जैसे अटैक करेगा तो हमें पता है ये क्या करेगा, ई एल्किन बना देगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और इस रिएक्शन की जो एनेंटियोमेरिक एक्सेस है इस एनेंटियोमर की वो 93% एनेंटियोमेरिक एक्सेस है। सो ये जो दो एग्जांपल हैं, अब हम स्टडी करेंगे जो फर्दर 2 एग्जांपल्स और स्टडी करेंगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं उन एग्जांपल्स को। सो यही 2 एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ये जो 2 एग्जांपल हैं इनकी देखिए आप कंडीशंस डिफरेंट हैं। आप देखिए जो पहले बोला जाता था कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबलाइज्ड इलाइड है, नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड है। तो इसमें जो इलिड की जो ये जो फोस्फोनेट एस्टर है इसकी सब्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। अब इसको रिएक्शन को अगर हम ना देखें, इसका प्रोडक्ट ना देखें, तो इस रिएक्शन में हमें पता है कि यहाँ पे जेड एल्किन की फॉर्मेशन होनी है, सॉरी ई एल्किन की फॉर्मेशन होनी है। लेकिन अगर हम इसका सब्स्टिट्यूशन पैटर्न देखें कि देखो फ्लोरोइथाइल दिख रहा है ना, ट्राइफ्लोरोइथाइल 2 मॉलिक्यूल है इसलिए इसका नाम बिस ट्राइफ्लोरोइथाइल फोस्फोनेट एस्टर है। अब देखिए इसी सब्स्टिट्यूशन पे अगर इस टाइप का कोई एग्जांपल आपको अगर मिले एग्जाम में और सेम यही कंडीशन मिले तो इसमें ई एल्किन की जगह यहाँ पे मेजर जेड एल्किन है, ये एल्किन मेजर है। ठीक है, सेम टाइप के एग्जांपल है। अगर इसमें OPH अगर आपको इस टाइप का कोई मिलता है तो ये फिक्स है कि इसमें भी आपको जेड एल्किन मेजर मिलेगी। अब इनका कोई साइंटिफिक अभी कोई रीजन नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बुक्स में है, कैरोथर्स जैसी बुक में है, इन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एडवांस विटिक रिएक्शन हम पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स बता दिए हैं कि ये 2 एग्जांपल्स सिर्फ आपको याद ही करने हैं। एक तो ये ट्राइफ्लोरोइथाइल वाला, एक OPH वाला, ये आपको एग्जांपल याद करने हैं। ये 2 एग्जांपल्स रिसर्च पेपर में पब्लिश हैं। अब इनका रीजन नहीं दिया हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में इनका रीजन्स भी आएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद ही करने पड़ेंगे इन कंडीशंस के हिसाब से। तो चलिए अब हम 1-2 नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं इन्हीं के एग्जांपल से, 1-2 एग्जांपल से। 2 एग्जांपल्स को देख लेते हैं, लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं। इस अब ऊपर वाले एग्जांपल को देखिए, इसको हम बोलते हैं हॉर्नर-विटिक रिएक्शन भी बोलते हैं इन एग्जांपल्स को। ठीक है, तो जो हॉर्नर-विटिक रिएक्शन है, अब इसका जो सबस्ट्रेट है देखिए फोस्फोनेट एस्टर है। जब इसकी रिएक्शन ब्यूटाइल लिथियम के साथ की जाती है -78 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हमें ब्यूटाइल लिथियम हमें पता है क्या है, एक बेस है। ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से हाइड्रोजन या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, और जैसे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की। अब देखिए यहाँ पे ये जो POPH2 है और यहाँ पे OH है, ये अपोजिट साइड में है, मीन्स एंटी है। क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, एंटी है। अब हमें पता है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो गए, जब एल्किन बनाएगा तो हमारा होता है सिन एलिमिनेशन होता है। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होगा, जब ये OH ग्रुप इधर आएगा तो R ग्रुप इसके R डैश के जो R और R डैश है ये सेम साइड में आ जाएंगे, तो ये अबोधी प्लेन जाएगा। और इनके बाद सोडियम हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये यहाँ पे जब ये सेम साइड में होंगे, सबसे पहले ये सेम साइड में होंगे, और जैसे ये सेम साइड में होंगे ये इधर हो जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर, और ये जो है सोडियम इसके साथ करेगा और ये वापस से उसी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो ये एलिमिनेशन होके क्या हुआ, सिन एलिमिनेशन होके ये क्या करेगा, जेड एल्किन देगा। अब देखो, अब यहाँ पे सेम कंडीशंस में अगर हम यहाँ पे एस्टर रखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वापस आएगा और OIT बाहर, तो इसकी फॉर्मेशन होगी। जब इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करेंगे तो रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होकर सेम साइड में आएंगे ग्रुप और सेम साइड में आएंगे, तो इनका जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई एल्किन मिलेगा। यहाँ पे क्या मिला था, जेड एल्किन मिला था, यहाँ पे ई एल्किन। लेकिन हमें इसी कंडीशन से अगर
जेड एल्किन या ई एल्किन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होकर ये बनेगा, उसके बाद फिर से फर्दर ये स्टेप हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसमें 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उससे जो एलिमिनेशन होगा वो सिन एलिमिनेशन होगा। और जो सिन एलिमिनेशन होके एक जो कंडीशन है वो जेड एल्किन देती है, एक होती है वो देती है ई एल्किन। ठीक है, तो यही इसका बेनिफिट है कि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या है ये? एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। मींस जो सेम साइड में जो ग्रुप होंगे, मींस जो अबव द प्लेन होंगे, तो उसी तरह से अगर ये एक साइड में है तो जेड एल्किन दे देंगे, अगर ये डिफरेंट साइड में है तो जेड एल्किन देंगे, अगर सिन होंगे तो सिन एल्किन दे देंगे, अगर एंटी होंगे तो एंटी एल्किन देंगे, आर और आर डैश। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर और आर डैश क्या थे, अपोजिट साइड में है, एंटी है, तो ये क्या करेंगे, ई एल्किन दे देंगे। तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब इसी का एग्जांपल देखिए, बुटाइल लिथियम है, फिर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये बाहर। अब ये जो बाहर जाएगा तो ये OH की फॉर्मेशन होगी, ये होगी। अब इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिडक्शन NaBH4 के साथ इसका रिडक्शन के 85% कन्वर्जन है इसका, और रिडक्शन करके ये क्या बनाएगा, एक ये देखो एंटी है आपस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिन करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड रोटेशन होगी, ये जैसे ही ये बॉन्ड रोटेशन होगी, ये बॉन्ड जैसे ही रोटेट होगा तो ये सेम साइड में आ जाएंगे, और ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों क्या चलेगा, एंटी में चले जाएंगे। और NaH है, इसका काम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना यहाँ से, और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके हमें क्या दे देगा, ये एल्किन दे देगा। और ये एल्किन मामूली एल्किन नहीं है कोई। जिन बच्चों ने हार्मोन्स पढ़े, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स हार्मोन अगर कभी पढ़े अपने मास्टर्स में तो उनको पता होगा, ये फेरोमोन है मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई का। जो फेरोमोन्स, ये एक हार्मोन होता है फ्लाइज का, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे। सो इसकी विटिग रिएक्शन की एक सिलिकॉन वर्जन भी है, जिसको हम अंडर पीटरसन एलिमिनेशन के उसमें पढ़ते हैं, तो वो हम कभी बाद में अलग से पढ़ेंगे। तो यही यहाँ तक की जो रिएक्शंस थी यही थी विटिग रिएक्शन। एडवांस विटिग रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये जो एडवांस विटिग रिएक्शन है ये कैरुथर्स से पढ़ी हमने। कैरुथर्स, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट है वो जाके पढ़ सकता है। कैरुथर्स को सब बच्चे पढ़ते भी हैं, और जिनको अभी भी पढ़ना है वो जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे कैरुथर्स के वो इस लेक्चर्स में, इन जो 2-3 लेक्चर्स में मैंने करा दिए हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने सिंपल विटिग रिएक्शन किया था, उसमें जो सेकंड लेक्चर आया था हमने उसमें स्क्लोजर मॉडिफिकेशन, सिंपल जो स्क्लोजर मॉडिफिकेशन किया था हमने, और हमने क्या किया था उसमें कोरेफुस रिएक्शन और इंटरमोलिकुलर विटिग रिएक्शन। जो ये लेक्चर था इसमें हमने हार्मोन्स के नाम आ रहा है, हॉर्नर एमोन्स रिएक्शन की है और हॉर्नर विटिग रिएक्शन की है। तो ये यहाँ पे समाप्त होती है। सिलिकॉन वर्जन इसका बाद में हम अलग से पीटरसन ओलिफिनेशन के अंडर पढ़ेंगे। सो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर अभी तक आप इसको देख रहे हैं तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।